25 अक्टूबर 2024 समाजवादी पार्टी की नामजद उम्मीदवार शान हिंद निहाल अहमद ने वार्ड नंबर 20 नजमाबाद 60 फुटी रोड का हंगामी दौरा किया, लोगों से मुलाकात की, आने वाले असेंबली इलेक्शन में अपने लिए साइकिल निशान पर वोट डालने के लिए अपील गुजारिश की। इस मौके पर वार्ड नंबर 20 के सोशल वर्कर तौहीद अंसारी की राब्ता ऑफिस का इफ्तिताह भी किया और शहर के सियासी हालात पर बेबाक तबसरा भी किया। आइए सुनते हैं शान हिंद निहाल अहमद की पूरी तकरीर। हाँ, मौजूद हमारे बुज़ुर्ग सरपरस्तान और आप तमाम साथियों, बड़ी ही उजलत में इस प्रोग्राम की मुनक़िद किया गया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस इलाके के सरपरस्त हजरात। जब मैं आई तो जिन लोगों ने खड़े होकर मेरा इस्तकबाल किया वो लोग थे जो साथी निहाल अहमद साहब के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी सियासी सफ़र और निहाल अहमद को साथी निहाल साहब बनाए, ये वो लोग थे। और मेरे लिए शर्फ की बात है कि उनका खड़े होकर मेरा इस्तकबाल करना। एक बात तो ये सही है कि मैं उनसे उम्र में, तजुर्बे में, जहानत में और सियासी सूझबूझ में भले ही कम हूँ, लेकिन उन्होंने अपने साथी, अपने लीडर साथी निहाल अहमद की बेटी का जो इस्तकबाल किया, वो मेरे लिए शर्फ की बात है। मैं और साथी निहाल अहमद का ख़ानदान हमेशा वो सरपरस्तों का एहसानमंद रहेगा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी से की शुरुआत से लेके ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव तक निहाल अहमद और उनके नाम को ज़िंदा रखने में मालेगांव में कोशिश की। आज तौहीद भाई की निगरानी में, उनके ज़रिए जो ऑफिस का उद्घाटन हुआ, तौहीद भाई का अरसा कम हुआ है हमारे साथ आए हुए, उन लोगों की बनिस्बत जो यहाँ बुज़ुर्ग बैठे हैं, लेकिन मुसीबत के वक्त, मुश्किल के वक्त जो हमको हौसला देता है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि मुसलमान एहसान करने वालों को भूलता नहीं है। जब 12 नवंबर का वाक़या पेश आया, मुस्तकीम जेल में गए, उस वक्त मालेगांव के बड़े बड़े सियासी लीडर जो अपने आप को तलवारबाज, बंदूकबाज, बड़े बड़े लीडर समझते हैं, सब अपने घरों पे थे, छुप के बैठे थे। कुछ लोगों ने प्लास्टर लगा लिया, कुछ लोग शहर से बाहर थे। उस वक्त मैं सड़कों पे इस शहर की नुमाइंदगी करने के लिए खड़ी थी, इसलिए कि मालेगांव शहर अपने आप को यतीम ना समझे, ये ना समझे कि 12 नवंबर का वाक़या हो जाने के बाद सब सियासी लोग डर गए। उस अय्याम में मेरा हौसला बढ़ाने के लिए एक फ़ोन आया, वो तौहीद भाई का था। तौहीद भाई ने मुझे कहा कि भाई मुस्तकीम भाई जेल में हैं, लेकिन खुद को अकेला मत समझना, जिस बात की ज़रूरत हो मैं आप लोगों के साथ रहूँगा। कोई भी बात रहे, सियासी समाजी काम, वो एहसान मैं मानती हूँ, इसीलिए इनकी नाराज़गी और इनकी खुशी का ख्याल मुझको होता है। ये इलेक्शन के अय्याम चल रहे हैं, इलेक्शन का ऐलान हो गया है। मैं आप तमाम लोगों को इस बात की आगाही करने के लिए आई हूँ कि ये इलेक्शन जो होने जा रहा है वो मालेगांव शहर की 25 साला सियासत का काला चिट्ठा है, जिस पर हमको नकारने की मोहर लगाना है। जिस तरह 10 साल मुफ्ती इस्माइल साहब का वक्त रहा, 15 साल शेख रशीद और उनके ख़ानदान का वक्त रहा, लेकिन नतीजा सिफर निकला। आज मालेगांव के लोग जिनकी सनत पावर लूम की है, वो आज अपनी सनत में कहीं सूद के दाम से परेशान है, कहीं पावर के बिल से परेशान है। न सिर्फ कारखानेदार बल्कि घरों की दुकानों से घरों तक के लोग पावर बिल की वजह से परेशान है। ये लानत हमारे ऊपर इसलिए आई, पूरे महाराष्ट्र में प्राइवेट कंपनी नहीं है,
वहाँ प्राइवेट कंपनी है जहाँ मुसलमान अक्सरियत में है या मुसलमान कारोबार करता है, तो समझ लो ये हुकूमत हमको माली तौर पे कमज़ोर कर रही। और हमारे जो 2 नुमाइंदे खड़े हुए हैं इलेक्शन में, एक नुमाइंदे मुफ्ती इस्माइल साहब जो भले ही आज अल्लाह का नाम लेकर वोट मांग रहे हैं, लेकिन जब कौम की बात आती है तो वो पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। वो पहचानते नहीं है कि ये लोग कौन है। जब प्राइवेट कंपनी आई तो उस वक्त उनका काम था कि वो शिंदे से, जब उनका शिंदे से बहुत मोहब्बत का ताल्लुक था, 2.5 साल उनके साथ रहे। एक आदमी ये बोलता है कि जो फिरका परस्ती और हिंदुत्व के नाम पे बनी हुई हुकूमत के साथ में 2.5 साल था, तो उसके लिए, अपने शहर के लिए शर्म की बात। दूसरे आसिफ शेख साहब जो कहीं ना कहीं सारे शहर को मालूम है कि जो अजीत पवार के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों को मालूम है कि बीजेपी के नाम से या बीजेपी के साथी के नाम से यहाँ इलेक्शन लड़ा जाएगा तो मुसलमान वोट नहीं देंगे। तो वहीं ये लोग जो है बीजेपी की बी टीम बनकर यहाँ हाजिर हुए हैं। तुम याद रखो, 12 नवंबर का वाकया हो या गढ़ की यात्रा का मामला हो या फ़लस्तीन का झंडा लहराने का वाकया हो या फिर मालेगांव शहर में जब मज़हब के नाम पे हमारे ऊपर झूठे केस बनाए गए, उस वक्त ये दोनों कहाँ थे? जब ये तुम्हारे दरवाजे पर वोट मांगने आए तो उनसे पूछो कि जब हमारी कौम की बात पे मुसीबत आती थी सिर्फ इसलिए कि हम मुसलमान हैं, उस वक्त तुम्हारी मुसलमानियत कहाँ थी? हम इलेक्शन में इस बुनियाद पे लड़े हैं, लड़ने के लिए खड़े हुए हैं कि हर कौम की तरक्की के पीछे 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक सेहत, दूसरा तालीम, तीसरा जो है माली तौर पे मुस्तहकम होना और चौथा तहफ़्फ़ुज़, हमारी हिफाजत। तो हम लोग इलेक्शन में इस बात पर आए हैं कि आने वाले वक्त में अगर आप लोगों का साथ, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की ओट शफक़त हमारे साथ रही और अल्लाह ताला ने हमको नवाज दिया, तो आने वाले वक्त में तालीम को सस्ती की जाए ताकि बच्चे बच्चियाँ आसानी से तालीम हासिल कर लें। दूसरा, रोज़गार, जो पावरलूम की सनद है उसको मुस्तहकम बनाने के लिए, जिस तरह हमारी सनद परेशान रहती है पावर बिल और सूद के दाम में, उसके लिए ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि हमको लागत कम और उसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो, बचत ज़्यादा हो, इसकी कोशिश हमारे ज़रिए होगी। वो कोशिश सिर्फ ज़बानी नहीं, यहाँ से लेके दिल्ली तक, लखनऊ तक का हमारे पास जाविया है। अगर हम लोग यहाँ काम करते हैं तो रईस शेख जैसा ज़हीन आदमी जो पावरलूम सनत को बचाने के लिए स्कीमें बताता है और वो स्कीमें इतनी ज़बरदस्त होती है कि हुकूमत को माननी पड़ती। दूसरे अबू आसिम आज़मी साहब, दूसरे हमारे लीडर अखिलेश यादव, वो ऐसे लीडर है जो हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के लीडर। और ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन के बाद महाराष्ट्र की हुकूमत जब बीजेपी हार जाएगी, उस वक्त देख लेना कि हिंदुस्तान की बीजेपी की शिवसेना की हुकूमत भी हार जाएगी, वो भी अक़लियत में आ जाएगी। तो ज़रूर हमारी ये दुआ है कि अखिलेश यादव एक बड़े ओहदे पर जाएंगे। उस वक्त हम मालेगांव शहर की सनत, मालेगांव शहर की पावरलूम और पावर बिल के लिए कंपनी जो हम पे जुल्म करती है उसके खिलाफ उनसे हम एक अच्छी पॉलिसी बनाने की कोशिश करवाएंगे। दूसरा, जो मालेगांव शहर में घर में औरतें हुनरमंद औरतें और गैर हुनरमंद औरतें रोज़गार करना चाहती हैं, महंगाई का वक्त है, मर्द की अकेली कमाई से घर की कफालत इतनी आसान नहीं होती, लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारा सोच ये होती है कि औरत का पहला फ़र्ज़ अपने घर की कफालत, अपने बच्चों की कफालत। इसके बावजूद अगर वो वक्त निकाल कर अपने घर में काम करके 4 पैसा बचाना चाहती है तो उनके लिए रोज़गार, जो नौजवान तालीम याफ्ता हैं उनके लिए रोज़गार का काम, सस्ती तालीम हो इसका काम। और मालेगांव शहर में सबसे बड़ी बात जो है हमारा दबदबा, जो झूठे केस में हमको फंसाया जाता है, उसके लिए ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि पुलिस को डर रहे हम पर झूठे केस करने का। जैसे साथी निहाल अहमद के वक्त में हुआ करता था कि हम पुलिस वालों के सामने छाती तान के खड़ा रहते थे,
वैसा ही वक्त हमको वापस लाना है, ताकि जब हमारे शहर के लोग बैरून शहर जाएं तो वो हिफाजत से वापस अपने घर आएं। आने वाले इलेक्शन में देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे साथ कोई बहुत बड़ा ख़ानदान नहीं है, मेरे साथ अब निहाल अहमद भी नहीं है, अब मेरे साथ बुलंद इकबाल भी नहीं है, किसी की तरह 7 भाई 70 भतीजे नहीं हैं जिनको तलवार और भाले बंदूक चलाना आती हो। मेरे पास तुम लोग हो, निहाली ताकत है, तुम मेरे वालिद के साथी और उनके घर के लोग हो, और ये शहर की मोहब्बत है। अगर मैं मेरे शौहर के जेल में जाने के बाद भी डट कर लड़ी, ताकत से खड़ी रही, तो तुम समझ लो अगर तुमने मुझे किसी ओहदे पे ला दिया तो मैं कितनी मुस्तहकम दीवार तुम्हारे लिए बनकर खड़ी रहूँगी। और आने वाले वक्त में मालेगांव शहर का रोशन मुस्तकबिल बनाने में आपकी मददगार रहूँगी। तो मेरी दरख्वास्त है, अगर मैं खातून होने के बाद भी अपने भाई की, अपने वालिद की गैर मौजूदगी के बीच में ये हिम्मत कर रही हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ूं, तो उसकी वजह आप लोग हो। आप मेरी हिम्मत, मेरी ताकत, मेरे रिश्तेदार, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे साथी बन के खड़े हो। और मैं अगर इस हौसले पे हूँ तो इस शहर के मर्द ही नहीं, खवातीन भी एक औरत की हिम्मत को हिम्मत अफजाई करे और आने वाले इलेक्शन में अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी साथी को ज़बरदस्त वोट देकर अपने मुस्तकबिल का अच्छा फैसला करे। ये गुजारिश मैं आप लोगों से करती हूँ।